नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, कवि, अपने व्यक्तित्व में बहुत सारे व्यक्तित्व समाये हुए डॉक्टर अखिल बंसल से। अखिल जी, बहुत-बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार, जय जगन्नाथ। और हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि आपकी जो पत्रकारिता की और साहित्य लेखन की यात्रा है, उस पर कुछ बातचीत हो। अखिल जी, आपका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, प्रारंभिक पढ़ाई उड़ीसा में हुई और कर्म भूमि राजस्थान बनी। ये जो आपकी पूरी यात्रा रही, बचपन से लेकर के आपने अपना मिडिल क्लास और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं पास की, उसके बारे में जब आपसे अनुरोध करता हूं कि थोड़ा पीछे की ओर जाएं और जीवन के उन पृष्ठों को पलटते हुए कुछ यादों को हमारे साथ साझा करें। कैसे उन क्षणों को आप याद करेंगे? देखिए, मैं जब कक्षा 3 में पढ़ता था, तभी मैंने चंदेरी को छोड़ दिया। तीसरी क्लास तो मैंने उड़ीसा में पढ़ी, संबलपुर में, और चौथी 5वीं क्लास मैंने शहडोल में पढ़ी। मेरे चाचा जी वहाँ ओरिएंट पेपर मिल में सर्विस करते थे, तो बचपन से ही मैं उनके पास चला गया। फिर 5वीं करने के बाद 6वीं, 7वीं और 8वीं, ये 3 क्लास मैंने फिर वापस चंदेरी में की। इस बीच स्काउट गाइड का भी बना मैं। स्काउट गाइड की कल्याणी में, कलकत्ता के पास जो कल्याणी है, वहाँ कैंप लेके गया। और 9th-10th में फिर मैं शहडोल आ गया। वहाँ पर मैंने एनसीसी भी ज्वाइन की और साइंस सब्जेक्ट था मेरा पढ़ाई का। 11th में वापस चंदेरी पहुँच गया और इसके बाद फिर बीएससी करने विदिशा गया, लेकिन कुछ पारिवारिक कठिनाइयों के कारण मैं बीच में वहाँ से पढ़ाई छोड़ के फिर चंदेरी आ गया और वहाँ से फिर बीए किया मैंने माधव महाविद्यालय से। इस प्रकार ग्रेजुएशन तक की मेरी भूमि मध्य प्रदेश रही और उसके बाद 1976 में मैं जयपुर आ गया। जयपुर आने के लिए भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि मेरी बचपन से ही पत्रकारिता में विशेष रुचि रही और पत्रकारिता के कारण यहाँ पर जब आत्मधर्म का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1976 से, तो डॉक्टर हुकमचंद जी भारल ने एक पत्र मेरे को लिखा। वो मेरे रिश्ते में फूफा जी होते थे। उनका पत्र आया कि भाई तुम्हारी पत्रकारिता में रुचि है। उस समय मैं वहाँ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाता था, पद्म कीर्ति जन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, और उसके साथ ही मैंने पत्रकारिता में प्रवेश कर लिया था। 72-73 का समय था। उसकी एक घटना है जिसके पीछे मैं पत्रकारिता की लाइन में आया, वो आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ चंदेरी में जो हॉस्पिटल था, एक बार मेरा वहां जाना हुआ। हॉस्पिटल में मैंने देखा कि लंबी लाइन लग रही है, डॉक्टर का कोई अता ही पता नहीं है। तो मुझे बड़ा वो लगा कि वहाँ अनेक तरह के मरीज और डॉक्टर का वहां से गायब। तो मेरे को लगा कि भाई अपने को कुछ सुधार करना चाहिए। और मैं वहाँ एक गुना से पत्र निकलता था, वीर अभिमन्यु, एक पत्र निकलता था ग्वालियर से श्रम साधना, और एक चंदेरी और गुना अशोकनगर कुछ ऐसा लोकल पत्र था। तो मैंने उन तीनों में पत्रकारिता के लिए अपना दिया और वहाँ संवाददाता के रूप में मैंने काम करना चालू किया। तो इस प्रकार से मैंने पत्रकारिता स्टार्ट की। कौन सी क्लास में पढ़ते थे अखिल जी? उस समय कौन सी क्लास में थे आप? मैं हायर सेकेंडरी करके ही निकला था उस समय। बीए कर रहा था मैं। और तो बीए से पहले जब आप स्कूल में पढ़ते थे जी, और जैसा आपने बताया कि स्थान परिवर्तन बहुत रहा, कभी आप चंदेरी में आपका जन्म हुआ, फिर संबलपुर गए, फिर विदिशा गए, फिर शहडोल गए, बहुत सारे चेंज होते रहे। उस दौर में जिस तरह से आपका ये शिफ्टिंग होता रहा, तो एक युवकोचित उत्साह होता है, कुछ कल्पनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन इस प्रकार से जो परिवर्तन रहा, उसने आपको कि किस तरह की एक तरह से अनुभव रहा आपका? मतलब कहीं आपको देखिए, फ्रेंड सर्किल सारा बदल गया, स्थान बदल गया, शिक्षक बदल गए, माहौल बदल गया, सभी कुछ बदलता रहा, सभी कुछ बदलता रहा, लेकिन मैं अपने आप को उसमें अड़िग रखा उसने मेरे को, और मैं बिल्कुल अपने उस पर डटा रहा। जब आपने विज्ञान का विषय लिया, जब आपने विज्ञान का विषय लिया, तो क्या सोच के लिया आपने? उस समय मन में ये था कि
इंजीनियर बनना है? वो मैंने घटना बताई ना आपको, मुझे वो डॉक्टर की घटना याद आई, तो मैंने सोचा कि अपन भी कुछ सेवा करें, तो डॉक्टरी हुँ। लाइन में जाना चाहिए। कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं। हुँ। फिर मैंने होम्योपैथिक की क्लासें भी ज्वाइन की, होम्योपैथिक चालू किया, लेकिन कुछ पल्ले पड़ा नहीं ज़्यादा। लेकिन पत्रकारिता की लाइन में जब मैं 1976 में मैंने वर्ष 1973-74 में 26 जनवरी से मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर लिया था, युवा भारती के नाम से एक पाक्षिक पत्र। तो उस लाइन में मुझे कुछ रुचि लगी और बस उसमें बढ़ता गया आगे। अच्छा, लेकिन जब आप स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय स्कूल मैगज़ीन में कभी कुछ लिखा आपने? जी, मैंने उस समय लिखते एक थे? स्कूल मैगज़ीन में तो नहीं, मैं वहाँ इलेक्शन लड़ा था मैंने बीए की उसमें, विद्यार्थी सहायक हुँ, सभा के हुँ। रूप में एक मंत्री के पद पर मैं चुना भी गया था। और हुँ, हुँ। इस उस समय स्कूल की मैगज़ीनें इतनी चलती नहीं थी, कोई छापता नहीं था। लेकिन हाँ, एक जैन ज्योति नवयुवक संघ था, उनकी पत्रिकाएँ निकलती थी वर्धमान। उसके दोनों 2 अंक उस समय निकाले, वो मेरे संपादन में ही हुए। और सबसे पहला मैंने आर्टिकल दिया था कान्जी स्वामी के ऊपर। एक आगम पथ मैगज़ीन है, उसमें कान्जी स्वामी का विशेषांक निकलने वाला था, तो उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि भई कोई लेख भेजो। तो सबसे पहला लेख मेरा कान्जी स्वामी पर लिखा गया था। अच्छा, तो ये जैन धर्म के प्रति जो आपका झुकाव हुआ, जैसा आपने कहा जी, कि विज्ञान का विषय लिया, कहीं डॉक्टर बनने की सोची, होम्योपैथी की क्लासेस जॉइन की, तो इस सारी भागदौड़ में वो जो किशोर अखिल था, उसके मन जी। में जैन धर्म के प्रति कैसे जुड़ाव हुआ, बजाय एक मेन स्ट्रीम पत्रकारिता की ओर बढ़ने के? हाँ। हुआ क्या कि 1970 में ये पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की तरफ से एक शिविर संचालन होते थे। तो चूँकि जैसा हुँ, मैंने हुँ। बताया कि डॉक्टर भारत जी मेरे फूफा जी थे, तो 1970 में विदिशा में शिविर लगा। उन्होंने उस शिविर में मुझे बुलाया कि भई आके कुछ अध्यात्म की तरफ देखो, जीवन में अध्यात्म की ही गति रहेगी तो ठीक रहेगा। तो मैं वहाँ गया, तो हुँ, उस समय हुँ। तक तो बस जैन का नाम जैन था, उस नाते। लेकिन मेरी दादी के जो संस्कार थे वो मेरे में बहुत थे। वो मेरे को बचपन से ही पाठशाला भेजती थी। मंदिर जाओ तो बताना पड़ता था कि मंदिर में कौन मिला, वो हाज़िरी लेती थी मेरी एक तरह से। क्योंकि अगर झूठ बोला तो पकड़ में जाऊँगा। उनको पता रहता था कि इस टाइम पे कौन मिलेगा वहाँ पे। ऐसे ही हुँ, मुझे हुँ, हुँ। पाठशाला नियमित जाना उस समय ज़रूरी था। तो छेड़ाला तक मैंने पाठशाला में पढ़ाई की। तो वहाँ जाके मैं जब विदिशा गया, तो वो उनकी प्रशिक्षण शिविर था, तो उसमें अनफिट कर दिया मेरे को कि तुम अभी प्रशिक्षण नहीं ले सकते, पहले हमारे भाग पढ़ो। तो उनकी बाल बोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 के मैंने वहाँ एग्ज़ाम दिए, और इस प्रकार मैं फिर थोड़ा-सा धर्म की तरफ नहीं, लेकिन अखिल झुकाव जी, बढ़ा आपने गया। कहा कि आपको अपनी माताजी को एक तरह से उनकी विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता था। दादी, तो दादी, क्या माताजी नहीं, दादी, दादी दादी दादी, तो दादी। क्या कुछ ऐसा था कि उनको लगता था ये तो बच्चा चंचल है और ये मंदिर नहीं जाएगा और कहीं चला जाएगा, फ़िल्म देखने चला जाएगा, दोस्तों के घर चला जाएगा, कुछ ऐसा था क्या या किस तरह की? मेरी दादी ये बताती है कि जब मैं छोटा था, तो हुँ, हुँ। कागज़ उठा के खाया करता था। वाह! तो उन्होंने कहा कि कागज़ का शौक है, तो ये कागज़ की लाइन ही पकड़ेगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो एक तरह जी। से भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि आपका हाँ, जुड़ाव दादी ने तो कह दिया एक था कि समय पत्रकारिता से होगा, तो जी, अंततः आप चिकित्सा और वो क्षेत्र छोड़ के पत्रकारिता से जुड़ते हैं। तो आप जी। बात कर रहे थे आत्मधर्म की, तो आत्मधर्म के संपादकीय विभाग से आपका जुड़ाव किस रूप में हुआ? प्रबंध मतलब संपादक के क्या रूप में मुझे ज़िम्मेदारी और यहाँ रखा दायित्व था। आपको दिए गए थे? हुँ? ये आत्मधर्म पहले सोनभद्र से प्रकाशित होता था और वर्षों हुँ, से हुँ। चल रहा था वहाँ पे। लेकिन चूँकि भारती जी के यहाँ से प्रकाशन चालू हुआ, तो उनकी व्यवस्था के लिए, आत्मधर्म की व्यवस्था के लिए संपादक तो वही थे, लेकिन मुझे प्रबंध संपादक के हुँ, हुँ। पद पर नियुक्ति दी। तो मैं यहाँ 26 फरवरी 1976 में जयपुर में आके मैंने चार्ज सँभाला, और जुलाई से उसका प्रकाशन प्रारंभ हो गया। इस प्रकार मैं प्रबंध संपादक रहा। 5 वर्ष ही सर्विस कर पाई मैंने, और गोमटेश्वर बाहुबली का 1981 में महामस्तकाभिषेक था। वहाँ पे मैंने विशाल प्रदर्शनी लगाई, सारे साहित्य की मैंने 7-8 भाषाओं के साहित्य का प्रकाशन किया, और एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई। उसमें जैन समाज के दिग्गज सरसेठ भागचंद जी, सोनी, साहू जी, ये सब लोग आए हुए थे। प्रदर्शनी देख के बड़े खुश हुए, और मेरा भी वहाँ सम्मान हुआ। पहली बार सार्वजनिक सम्मान जो है जैन प्लेटफ़ॉर्म पे, वहाँ पर किया गया विद्यानंद जी की सानिध्य में। और वहाँ से आने के बाद अकस्मात मेरे को गवर्नमेंट की सर्विस मिल गई। असिस्टेंट पब्लिसिटी ऑफिसर कोऑपरेटिव में चला गया, तो मैं 81 में रिज़ाइन करके फिर 5 साल मैंने वहाँ सर्विस की। नहीं, वहाँ भी मेरा ज़्यादा अकस्मात मन नहीं वो लगा, आपने क्योंकि काम तो एप्लाई किया था या ऑफ़र किया गया था आपको? नहीं, मैंने एप्लाई किया था। कुछ उस समय ऐसा वातावरण रहा, मेरे को लगा कि यहाँ अगर मैं
अधिक अधिक दिनों रहा तो पंगु हो जाऊंगा, तो कुछ अलग करना चाहिए। तो इस नाते जैसे ही वो पोस्ट निकली, कुछ डीपीआर की भी निकली थी, तो उसमें भी मैंने हिस्सा लिया, इंटरव्यू दिए कई बार, लेकिन सिलेक्शन मेरा कोऑपरेटिव में हुआ। तो 1976 से 81 तक 5 वर्ष में वहां रहा। मेरी पंचवर्षीय योजना हमेशा चली। अध्यापन का जो कार्य पद्म कीर्ति में किया वो भी 5 वर्ष रहा मैं, 76 तक 71 से, और फिर 5 साल गवर्नमेंट की सर्विस की। फिर वापस डॉक्टर बारेल जी का फोन आया कि भाई हमारे यहाँ प्रकाशन विभाग संभालना है तुम्हें, और कैसे भी तुम तो नौकरी छोड़ दो, तुम्हारा मन वैसे ही नहीं लग रहा है वहां पे। तो वापस फिर टोटल स्मारक आ गया और उनका साहित्य प्रकाशन का काम उस समय से संभाल। तो जो 15 वर्ष के अखिल बंसल थे व्यवसाय के रूप में, जो आपने रोज पहले 5 साल अध्यापन किया, 5 साल आत्मदर का संपादन किया, और 5 साल आप पब्लिसिटी ऑफिसर रहे, तो मन किस में रमा बोलता है आपका जब तक? बस पत्रकारिता की लाइन वहां मैं उतना ही रहा जितना होना चाहिए। बाकी पत्रकारिता में विशेष रुचि रही मेरी, फिर लेखन के क्षेत्र में भी आ गया, कुछ कविताएं लिखना चालू किया, लेकिन पत्रकारिता को मैंने फिर अपना व्यवसाय बना लिया। 1981 में मूल रूप से जैन धर्म और उससे जुड़ा हुआ आपको विशेष मोह रहा, मतलब, या मुख्य धारा की पत्रकारिता? पहला अंक जब हमने निकाला वो सामाजिक स्तर का निकाला था, और ऐसी दिमाग नहीं था हमारा कि हम कोई जैन धर्म के ऊपर निकालेंगे। लेकिन पहला अंक 5 अप्रैल 1981 का प्रकाशित हुआ मेरा, और बस ये अंक गया ही था, पोस्ट डिस्पैच हुआ, उसके तत्काल बाद ही मेरे को सर्विस मिल गई। तो संकट खड़ा हो गया कि पहला अंक निकला, और वो जैसे वो कहते हैं ना कि एक ही निवाले में मक्खी निकले आई, तो बस वो सोचा कि अब तो अखबार निकाल नहीं सकता हूं मैं। लेकिन उस समय मेरे त्रिलोक चंद जी से बहुत अच्छे संबंध थे, वो यहाँ बड़े बड़े मंत्रालय के मिनिस्टर रहे हुए हैं, और उनसे पारिवारिक संबंध थे मेरे। तो वो उनका ये विचार रहा कि भाई तुम अखबार बंद मत करना, चालू किया है तो इसको अनवरत जारी रखना, और तुम मेरे नाम से निकालना। तो मैंने फिर उसको सोचा कि सामाजिक और राजनीतिक निकालूंगा तो कई तरह के लफड़े खड़े हो जाएंगे, इसलिए फिर मैंने उसकी लाइन चेंज की। पहला अंक निकालने के बाद ही लाइन चेंज कर दी मैंने, फिर धार्मिक प्लेटफॉर्म पे आ गया। अच्छा। तो मूलतः समन्वयवाणी को फिर आपने जैन धर्म पर केंद्रित करके उसका प्रकाशन शुरू किया। बस द्वितीय अंक से ही समझ लीजिए जैन धर्म को केंद्रित। उस समय क्या मुख्य उद्देश्य रखा आपने? जैन धर्म तो बहुत व्यापक, और देखिए उस समय जो स्थिति थी समाज की, एक तो मुनियों में बहुत शिथिलाचार देखने में आ रहा था, और शिथिलाचार, अनाचार, जाने क्या क्या, कुछ कह नहीं सकते, इतना पोपटम था। तो मैंने सोचा कि अपन को ऐसा रास्ता पकड़ना चाहिए, दो आदमी ही प्रसिद्ध हो सकता है, या तो किसी के चरण पकड़ ले तो वो नैया पार लगा देगा, और या दूसरा कोई किसी के पीछे पड़ जाए और अपनी आत्मनिर्भरता दिखाए तो वो चल सकता है आगे। तो बस मैंने ये मार्ग अपनाया जी, अपना स्वाभिमान बनाते हुए आप काम करें। तो ये जो आपने, इसलिए फिर मैंने यही मार्ग, ये जो आपने जैन धर्म की विकृतियों पर प्रहार करने शुरू किए, तो वो त्रिलोक चंद जी के संपादन के समय किया या नौकरी छोड़ने के बाद किया? सर्विस छोड़ने के बाद, गवर्नमेंट सर्विस छोड़ने के बाद किया। अच्छा। और बहुत संकट भी आए। एक महासभा है, जैन समाज की संस्था है, उसने हमें बहुत परेशान किया, नोटिस दे दिया तुम्हारे ऊपर केस करने का। फिर उस समय शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री, तो मेरे खिलाफ पत्र लिखा कि हमारे मुनियों के विरोध में लिखता रहता है, इसका पत्र बंद करो। बहुत मतलब अड़चन आई, लेकिन त्रिलोक चंद जी जैन मेरे गॉड फादर रहे, उन्होंने हर संकट में मेरा साथ दिया, और ये पत्र समझ लीजिए उनकी बदौलत ही खड़ा हुआ। तो क्या आपको किस तरह की परेशानियां, क्या अदालत में जाना पड़ा, धमकियां मिली? अदालत में तो मैं एक दिन भी नहीं गया, लेकिन डराया धमकाया बहुत मेरे को। बस मतलब कागजी लेकिन मैं बिल्कुल डरा नहीं। कागजी धमकियां, गिदड़ धमकियां तक ही सीमित रहे। अब कागजी धमकियां रह गई, नोटिस तो आए थे मेरे पास, नोटिस का मैंने जवाब ही नहीं दिया, और फिर उल्टा मैंने और तेजी के साथ लिखना चालू किया। तो मेरा 3 साल में ही समझ लीजिए आपके जैन समाज में अच्छी ख्याति हो गई थी कि ये बहुत उखाड़ू पत्रकारी वाला है आदमी। तो मतलब उसको ख्याति कहेंगे या उसका कोई दूसरा पर्यायवाची? क्योंकि पूरा वर्ग मेरे लिए तो ख्याति रही उसकी। हाँ, यदि मैं इस लाइन को नहीं पकड़ता तो शायद जैन समाज में मेरे को कोई जानता नहीं। तो अखिल जी, ये जो आपने पूरी अपनी एक कहना चाहिए कि निर्भीकता और स्वाभिमान के साथ, समन्वयवाणी के साथ जो पत्रकारिता की यात्रा की, और आपने इतना मतलब प्रखर लेखन किया, क्या लगता है आपको? आपने समकालीन पत्रों को भी देखा है, आज आप लगभग 45 वर्षों से इस पाक्षिक का संपादन कर रहे हैं, और शायद दैनिक भी आपने कुछ समय निकालने की कोशिश की थी, या आपकी योजना? पहले एक शांति विचार वार्ता निकाला था 5 वर्ष तक। हाँ। और अभी भी दैनिक ये पीडीएफ में चालू किया है,
अभी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया, थोड़ा सा कार्य ज्यादा था मेरे तो पास, ये जो समग्र मैंने रूप रोक से रखा है, आप बाकी जैन तो पत्रकारिता को देखते हैं, तो समन्वयवादी के संदर्भ में क्या लगता है आपको, किस तरह की जो पत्रकारिता, क्योंकि बहुत एक सदी से ऊपर का समय जैन पत्रिकाओं को हो गया है और आजादी के आंदोलन में तो बहुत बड़ा योगदान रहा, साहित्य संस्कृति के संवर्धन में योगदान रहा और जो हम जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन आपने अपने लगभग आधी सदी की बात करूंगा मैं, आप तो एक तरह से जुड़े हुए हैं जैन धर्म की उस सक्रिय पत्रकारिता से, तो किस रूप में आप परिभाषित करेंगे पूरी जैन पत्रकारिता की उस भूमिका को? देखिए, जैन पत्रकारिता में मेरे को जो देखने में आया है, गतानुगतिकता बहुत अधिक रही। जो पीरियड आपने बताया स्वतंत्रता के टाइम में, तो बहुत समर्पित लेखक भी थे और समर्पित सब लिखने वाले, पढ़ने वाले सब थे। लेकिन उसके बाद एकदम से चेंज आया। जैन पत्रिकाओं में जो भी छपा केवल समाचारों तक सीमित रहा। कोई ऐसे लेख नहीं आए कि जिसको पढ़ के कोई व्यक्ति अपना जीवन बदल सके। इस टाइप की कोई चीज देखने में नहीं आई। गतानुगतिकता अधिक थी, इसलिए लोगों ने उस तरफ रुचि नहीं दिखाई। लेकिन मैंने थोड़ी सी धारा बदलने की कोशिश की, तो उसमें मुझे सफलता मिली। नहीं, लेकिन ऐसे मेरे ख्याल पत्र थे जिन्होंने शोध पत्रों का प्रकाशन किया, जैसे डॉक्टर महावीराज गिलड़ा हैं, उन्होंने जैन जी, जी, शोध पत्रिकाएं तो ऐसी रही जिनका मन होता है कि अपन उनको देखें, पढ़ें। मैंने काफी शोध पत्रिकाएं पढ़ी, उनकी लेखों से भी प्रभावित रहा और शोध खोज के क्षेत्र में तो काम हुए। लेकिन जो और पत्र थे वो सब गतानुगतिक ही रहे, उनमें ज्यादा विशेष कुछ ऐसी उल्लेखनीय वो नहीं थी। 2-3 पत्र ऐसे थे जिनको लोग पढ़ने के लिए लालायित रहते थे। उस समय जैन संदेश के एडिटोरियल पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री जो लिखते थे, उनके शोधांक भी निकलते थे, उसको पढ़ने मेरे ख्याल लोग लालायित रहे अनेकांत था पंडित चैन सुखदास जी न्यायतीर्थ। अनेकांत बढ़िया था, वीरवाणी निकलती थी चैन सुखदास वीरवाणी जी था। की। ये सब 2-3 इधर पत्र ही अपन थे देखें जो तो पढ़े जाते जीववाणी थे। मेरे फादर खुद ही संपादन करते थे। वीरवाणी अभी तक जो बहुत अच्छी चल रही है, मेरे पास धर्मचंद जी अभी भेजते रहते हैं कभी-कभी, धर्मचंद जी तो निकालना देखने में आता है उसमें क्या अच्छे लोग आते हैं। बिल्कुल आजादी से पहले उसका लेकिन प्रकाशन मैं हुआ। मैं श्वेतांबर पत्रिकाओं के उसमें ज्यादा मेरे टच में नहीं रहा। मैं अच्छा। दिगंबर पत्रिकाओं पर ज्यादा केंद्रित रहा। मुझे लगता है दिगंबर में भी जैसे आप कुछ नाम लिए, वहां भी शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ और उन्होंने अपनी एक विशिष्ट भूमिका का जी, अरहत वचन है, जैसे ये पत्रिका अच्छी निकल रही है। हाँ। बीच में शोधादर्श। शोधादर्श निकला, शोधादर्श। वो भी पढ़ने लायक। शोधादर्श बहुत अच्छा पत्र था। हाँ। अजित प्रसाद जी निकालते थे, बाद में वो मेरे से समन्वयवाणी से भी जुड़ गए थे। क्या आपको लगता है कि जैन पत्र मूलतः मुनियों के संरक्षण और एक वर्ग विशेष, जैसे आपने नाम लिया श्वेतांबर समाज, दिगंबर समाज, तो उन सामाजिक उसमें कहना चाहिए घेरे में बंद करके देखिए, मैंने जो अनुभव किया है, मेरे अनुभव में ये आया है कि पहले जो मुनि लोग थे वो विद्वानों की सुनते थे, विद्वानों के साथ चर्चा करते थे और जो उनकी कमियां होती थी विद्वान उन्हें बताते थे, तो उसकी कमियों को दूर करते थे। लेकिन अब बिल्कुल परिवर्तित हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब आप देखिए कि साधु मुनियों की सुनते ही नहीं कोई। सब अपनी, जिसको जो, न तो उनको आगम से कोई मतलब है, आगम में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, लेकिन सब अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। आज मुनि बनते देर नहीं होती, आचार्य बनने की पहले इच्छा होने लगती है। तो ये सब चल रहा है आज के समय। विद्वान की कोई सुन नहीं रहा है बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ी खाई है, तो उसको पाटने के लिए अखिल बंसल जी ने क्या प्रयत्न किए? क्योंकि मुझे जानकारी है आपने अखिल भारतीय स्तर पर इस तरह के संगठन बनाए, पत्रकारों के बनाए, विद्वानों के बनाए, तो कुछ उन प्रयासों के बारे में देखिए, जब मैं यहाँ पर आया जयपुर, तो संपूर्ण क्रांति का काल था। जयप्रकाश नारायण का जो है संपूर्ण क्रांति का उन्होंने उद्घोष किया था और मैं उस समय जयप्रकाश नारायण से बहुत प्रभावित था, क्योंकि हमारे यहाँ जब 1976 के थोड़ा पहले, समझ लीजिए 75 के आसपास, मुंगावली में खुली जेल के उद्घाटन करने के लिए आए थे जयप्रकाश नारायण जी। तो मैं इतना उनसे प्रभावित था कि मैं वहां गया, खुली जेल में उनसे मिला, उनसे ऑटोग्राफ लिया और उस समय उनको बहुत पढ़ता था मैं, तो बहुत प्रभावित रहा। तो मुझे भी मन में आया कि क्यों ना युवकों को संगठित किया जाए। तो मैंने जनवरी 77 में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की स्थापना की और मैं अपने सर्विस समय में, मतलब 5 बजे के बाद इस काम को देखता था। तो कुछ स्थिति ऐसी बनी कि मैं जब इस काम को देखने लग गया तो वहां पे ऑब्जेक्शन करने लग गए कि भाई तुम ये क्या लगा रखा है तुमने, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। तो हमारे एक असिस्टेंट था कमल सोगानी, मैंने उसके घर का एड्रेस दिया और युवा फेडरेशन का संचालन मैं रात को वहां जाके करता था और जितने भी लेटर आते थे उनको जवाब देना, ये करना वो करना, सब मैं वहां से चलाता रहा। लेकिन देखिए आप कैसे ग्लोब घूमता है।
कि बाद में जिस संस्था से मैं जुड़ा था उस युवा फेडरेशन को उन्होंने एक तरह से कैप्चर कर लिया और आज वो चला रहे हैं। अच्छा, अभी चल रही तो है युवा संस्था? फेडरेशन अभी संस्था मैंने अस्तित्व में है? अस्तित्व में है और 5 साल मैंने बहुत श्रम किया उसके लिए। हमारा जो युवा भारती पत्र था उसका भी मैंने यहाँ से जयपुर से स्टार्ट कर दिया था और वो इसका युवा फेडरेशन का प्रमुख पत्र बना लिया था। तो मेरा 81 तक उस पत्र का भी प्रकाशन किया, लेकिन वो फिर मेरे को जो टोका टाकी थी वो ज्यादा पसंद नहीं आई, तो मैंने युवा फेडरेशन को भी छोड़ दिया और अपनी पत्रिका की राह फिर अलग पकड़ी युवा भारती के माध्यम से। अच्छा अखिल जी, जब आपने उन संस्था से संबंध विच्छेद किया तब आपको क्या लगता है जिन उद्देश्यों से आपने उसे प्रारंभ किया था संस्था को, अभी भी कहीं वो उन उद्देश्यों के लिए समर्पित है या केवल एक अकादमिक महत्व का संस्थान रह गया? बस एकेडमिक ही लग रहा है। जो उस समय जो हमने काम किए वो ऐतिहासिक काम हुए थे। उस समय जगह जगह जिनवाणी का अनादर हो रहा था, कोई जला रहा था, कोई जल प्रभावित कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो मैंने उस समय उसके लिए बहुत संघर्ष किया और जो भी मेरे से बना उसमें मैंने सहयोग दिया। लेकिन अब तो मेरे को जो लग रहा है नाम मात्र है और वो गतानुगतिकता चल रही है, जैसे उनके उसमें होता है वो चल रहा है। तो जिस तरह से आपने इसके बाद 2006 में मैंने हाँ युवाओं को संगठित किया, इसी तरह से आपने जैन पत्रकारों का भी एक संगठन बनाया, तो वो क्या अनुभव रहे आपके, किस तरह का और अभी क्या स्थिति है उसकी? देखिए उस समय तो मैं आपसे बहुत नजदीक हो गया था और आपसे मैंने तो बहुत अभी कुछ भी है, सीखा है था मत कहिए पत्रकारिता के नजदीक, क्षेत्र में। अभी भी नजदीक है, था नहीं अभी भी है। अभी भी है। अब आप यहाँ से दूर चले गए ना, बम्बई चले गए। हाँ वो अलग जब तक आप यहाँ रहे तो मेरे को बहुत रहता था। तो आपके उससे मुझे पत्रकारिता में बहुत सहयोग मिला। आपकी उस जो कार्य पद्धति उसको देखने से ही मुझे आगे बढ़ने का उत्साह रहा। और जब हमने प्रथम बार महावीर जी में ये कार्यक्रम रखा था तब आप भी उसमें पधारे थे और देश भर से मैंने 50 एक पत्रकारों को वहां बुलाया था। महावीर जी में रखा, दिल्ली में रखा था। 2006 में हाँ, दिल्ली में भी रखा था एक जी आयोजन, जी उसमें जी शामिल हुआ था। दिल्ली में भी रखा था मैंने। इंदौर भी आया था। एक इसमें अपने खानिया जी में रखा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था कार्यशाला। आपके माध्यम से तीनों कार्यशाला, एक इंदौर में रखी थी, 4 कार्यशालाएं बहुत सफल रही आपके माध्यम से जो हुई। तो मैंने 2 अक्टूबर 2006 को इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया था। इस प्रकार विजयादशमी के दिन, उस समय विजयादशमी पड़ी थी 2 अक्टूबर को, तो ये अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ का पत्रकारों के हित के लिए मैंने एक संगठन बनाया और इसका पहला कार्यक्रम हमने महावीर जी में, उस समय अर्जुन सागर जी मुनिराज वहाँ उपाध्याय पद पे विराजित हुए थे, उनके सानिध्य में रखा। उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो अखिल जी 2 अक्टूबर आपकी पुस्तक से प्रभावित होकर एक मैंने छोटा सा ट्रैक निकाला था, जैन पत्रकारिता दशा और दिशा। तो अभी तो आपकी जो शोध ग्रंथ है उसका सहारा लेके काम किया हमने। आपने 2 अक्टूबर संयोग से विजयादशमी भी आप बता रहे हैं उस दिन थी, और एक और अद्भुत संयोग है कि महात्मा गांधी की जयंती भी थी और महात्मा गांधी जिन अहिंसक मूल्यों के लिए लड़े, तो मुझे लगता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जैन पत्रकारिता की जो विकास यात्रा है उसका गांधी पर भी प्रभाव पड़ा और कहीं गांधी जी से भी जैन पत्रकारिता प्रभावित हुई। तो क्या किस तरह का जो आपने जो कुछ अध्ययन किया है, तो अब आपको अपने संगठन के स्तर पे, क्योंकि आप एक उद्देश्य को लेकर के संगठन चला रहे हैं, पत्रकारों का, विद्वानों का, युवाओं का किसी न किसी रूप में आप जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो हमारे जैन धर्म के मूल्य हैं या जो वृहत सामाजिक मूल्य हैं, ये मूल्य ऐसे हैं जो एक पूरे मानव समुदाय के लिए कहीं उपयोगी हो सकते हैं, तो किस तरह से जैन पत्रिकाएं उन मूल्यों के संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए काम करें? क्या महसूस करते हैं आप? देखिए मैंने उस समय देखा कि जैन विद्वानों की तो गोष्ठियां होने लग गई थी, अनेक मुनिराज बुलाते थे और उनके गोष्ठियां चलती रहती थी, लेकिन पत्रकारों को कोई बिल्कुल भी भाव नहीं देता था और कम से कम जैन पत्रकारों को बिल्कुल भी नहीं। तो इसी उद्देश्य को लेकर संगठन को बनाया था मैंने। जैन पत्रकारिता दिशा और दिशा पुस्तक भी इसीलिए एक छोटा सा ट्रैक्ट निकाला था कि लोग वाक समझें कि जैन पत्रकारिता क्या है। और मुझे इस काम में बहुत सफलता मिली। जैसे अभी मैंने बताया आपको, मैंने 4 कार्यशालाएं रखी हैं, उसमें सब लोग बहुत और अच्छे दिग्गज पत्रकार जो अपने मिलाप चंद जी ढंडिया, प्रवीण चंद जी छावड़ा जैसे पत्रकार इस संस्था से भी जुड़े। और हमने जहां जहां जो भी काम किया, इस हर साल हम अधिवेशन भी करते हैं। आज इतने वर्ष से इसको व्यवस्थित रूप से चला रहा हूँ। और अभी एक जैन पत्रकारिता के विविध आयाम, ये पुस्तक इसलिए निकालना पड़ी, मैंने कहा लोग बहुत परेशान होते हैं, कहीं गोष्ठी में बोलना है तो सब्जेक्ट मैटर कहाँ से लाएं। तो एक मैंने जो भी अपने लेख वगैरह इकट्ठे हुए उसकी एक ये तैयार की, अभी कल ही इसका विमोचन करा के आया हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया।
और तो इन अभी सब मेरे को मन जन में बस यही सामान्य है कि तक। मेरे मन में यही हाँ, है कि बताइए, जैन बोलिए। पत्रकारों का किसी तरह से उत्थान हुआ, और इस लाइन में जब तक मेरी अभी 72 वर्ष की आयु हो चुकी है, अब जितने वर्ष जीना है तो बस जैन पत्रकारिता के लिए समर्पित हूँ एक तरह से। लेकिन जीवन के 7 दशक पूरा करने के बाद भी अखिल बंसल पूरी तरह सक्रिय हैं। न सिर्फ पत्रकारिता में, बल्कि साहित्य लेखन में भी आपकी गहरी रुचि रही है, और आपने पत्रकारिता से अलग बहुत सारे विषयों पर लिखा है। वो कौन से ऐसे विषय हैं जो आपके मन के बहुत करीब हैं और आप लिखना चाहते हैं उन पर निरंतर? देखिए, मैं 1981 से आचार्य विद्यानंद जी के टच में आया, और 1998 में कुछ ऐसा घूमा चक्र कि मैं उनके बहुत नजदीक हो गया। उस समय विद्युत परिषद का चुनाव था, और विद्युत परिषद का एक मैं सामान्य सदस्य था। कुछ विशेष तो नहीं, केवल एक कवि अधिवेशन में चला गया, इसके अलावा मेरी कोई रुचि नहीं थी। लेकिन मैं भोजन की थाली पर बैठा था, और मेरे पास वहां से समाचार आया दिल्ली से कि आचार्य श्री तुम्हें याद कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि 81 से 98 97 का टाइम आ गया है, इतने लंबे काल में आचार्य श्री ने मुझे ऐसे कभी याद नहीं किया, आज क्यों किया है। तो मैं गया दिल्ली। तो आचार्य श्री ने मुझे एक काम सौंपा। वो काम ये था कि डॉक्टर राजाराम जी को विद्युत परिषद का अध्यक्ष बनाना था। उस समय डॉक्टर देवेंद्र कुमार शास्त्री, जो नीमच के विद्वान थे, वो विद्युत परिषद के अध्यक्ष थे, और उनका चुनाव विद्युत परिषद का होना था। तो विद्यानंद जी को ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था, क्योंकि वो जब यहाँ पर एक चातुर्मास किया, उस समय मेरा देखने में आया। शाम को मैं और प्रवीण चंद जी छावड़ा ही उनके साथ घूमते थे छत के ऊपर। तो एक दिन की बात है, उन्होंने मेरे को दिखाया कि देखो ये आकाश में तारे देख रहे हो। मैंने कहा हाँ महाराज जी देख रहे हैं। तो तुम समझ रहे हो क्या है? मैंने कहा मैं तो इसमें एबीसीडी नहीं समझता, क्या समझूंगा। बोले ये जो सरकार अभी है, ये सरकार जाने वाली है, 5-7 दिन की मेहमान है बस। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय जाने देवगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी उस समय। 7 दिन बाद वास्तव में वो सरकार चली गई, तो मुझे बहुत विश्वास हुआ कि आचार्य श्री का ज्योतिष का ज्ञान इतना कितना तगड़ा है। लेकिन उस समय मुझे समझ में नहीं आई, जब उन्होंने 1997 में मुझे याद किया। तो मेरे को ये दायित्व सौंपा कि तुम जिस मिशन से जुड़े हो, माने टोडर मिसमार की तरफ उनका वो था, जिस मिशन से जुड़े हो इस विद्युत परिषद में, वहां के बहुत विद्वान जुड़े हुए हैं। लगभग 100 विद्वानों के आसपास उन्होंने संख्या निकाली होगी, ये जुड़े हुए हैं। और अगर तुम प्रयास करो तो डॉक्टर राजाराम जी इस चुनाव में जीत सकते हैं। और डॉक्टर राजाराम जी के विरोध में जो खड़े थे, 2 महानुभाव और थे, जैन समाज के अच्छे विद्वान थे, डॉक्टर शीतल चंद जी थे और एक डॉक्टर सुदर्शन लाल जी थे। उस समय पहली बार इतिहास में, क्योंकि ये 1944 से संस्था रन कर रही है विद्युत परिषद, जिसको गणेश प्रसाद जी वर्णी ने स्थापित किया था, कभी चुनाव का मौका नहीं आया। ये पहला चांस था जब चुनाव होना था। तो उन्होंने पता नहीं किस पद्धति से अपनी समझ बनाई, और मेरे को ये दायित्व सौंपा कि तुम जाओ और अपने जो मुमुक्षु लोग हैं उनसे संपर्क करो, काफी संख्या में विद्वान हैं, और किसी तरह से डॉक्टर राजाराम जी विजयी हों, उनकी ये भावना थी। तो मैं और डॉक्टर सत्यप्रकाश जी फिर घर नहीं आए, दिल्ली से ही बुंदेलखंड की यात्रा पर निकल गए, और जो मेरे से बन सका वो मैंने करके दिखाया, और डॉक्टर राजाराम जी 74 वोटों से या 72 वोटों से उस समय विजयी रहे। उसके बाद फिर विद्यानंद जी का बहुत नजदीक रहने का मुझे अवसर मिला, उनके बहुत नजदीक रहा मैं। और जब तक अंत समय तक, उस समय समाधि के टाइम पर भी मैं वहां मौजूद था, एक आकस्मिक ऐसा वो वातावरण बना कि मैं वहां मौजूद था और उनकी समाधि में भी रहा। तो बहुत जुड़ाव रहा, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने 2 मूल मंत्र दिए मेरे को, वो आज के समय में बहुत सटीक बैठते हैं। उनका कहना था, मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। और दूसरा, कैंची का काम मत करो, समाज में रहना है, सुई धागे का काम करो। ये दोनों मंत्र जो है मेरे को गहराई से मैंने आत्मसात किए, और समझ लीजिए उन्होंने मुझे समन्वय की जो भावना उनके कारण मेरे में आई, वो बराबर समझाते रहते थे मेरे को, कोई ना कोई, ये ऐसा मत करो, ये नहीं करो। और उनके साथ समय सार की गोष्ठियां वगैरह भी मैंने की, तो अध्यात्म की तरफ भी काफी अच्छा वो हो गया। आपने जैसा बताया, तो मैं जो संगोष्ठियों में जाता था, उन संगोष्ठियों के जो विषय मिलते थे उन पर विषय तैयार करके जाता था। इस तरह से मेरी जैन अध्यात्म में भी पकड़ बनी रही, और आज भी दोनों संस्थाओं को बराबरी से लिए हूँ। उसका भी महामंत्री हूँ विद्युत परिषद का, और संपादक संघ का तो हूँ महामंत्री। इसके साथ ही जैसा आपने भी साहित्य की बात की, तो कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, तो उस समय मेरा साहित्य जो है रुझान ज्यादा बढ़ा। कविताएं लिखना मैंने बंद कर दी थी कम से कम 20 साल से, लेकिन जब कोरोना काल हुआ तो कविताएं लिखना चालू की।
और कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को भी कोरोना हो गया और कोरोना के साथ टाइफाइड हो गया, तो 22 दिन मेरे को हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो उस बीच में मैंने कुछ पूजाएँ लिखी और भक्तामृत का हिंदी अनुवाद किया और बाद में एक संस्था अथाई के नाम से बनाई और उसमें उस समय करीब 150 महिलाएँ और पुरुष जुड़े। वो सभी समाज के थे, कोई जैन समाज से लेना-देना नहीं था उसका। और आज उसमें करीब 350 साहित्यकार जुड़े हुए हैं और उसकी नियमित गतिविधि चलती है अथाई की। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डेली कुछ न कुछ गतिविधियाँ चलाते रहते हैं और इस नाते मेरे भी 100 से अधिक तो मैंने कविताएँ लिख डाली। भक्तामृत का अनुवाद तो किया ही था, भक्तामृत का विधान भी लिख दिया। तो ये सब मेरी एक रचनात्मक काम मेरे इस माध्यम से हो गए, जिसे मैं अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि समझता हूँ। अच्छा अखिल जी, ये सही है कि जीवन के 7 दशक पार करने के बाद भी आप पूरी सक्रियता और समर्पण से साहित्य और पत्रकारिता की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन आपका लगभग जो ये 5 दशक का अनुभव पत्रकारिता का है, आपने देखा किस तरह से सारी दुनिया बदल गई है और अब हम डिजिटल और एआई की दुनिया में आ गए हैं, सारा चेंज हो गया। जहाँ जी। जीवन के हर क्षेत्र में इस एआई का प्रवेश हो गया है और अब तो पत्रकारिता और हमारा जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, यहाँ सब जगह हम इसकी उपस्थिति देखते हैं। क्या आपको लगता है कि जैन पत्र पत्रिकाएं इस जो तकनीकी प्रगति हो रही है, इसके साथ कहीं कदम-ताल कर पा रहे हैं? क्या महसूस करते हैं आप और नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कारण है इसके? देखिए, आपने बिल्कुल नब्ज़ पकड़ी है इस समय समाज की। जैन पत्र-पत्रिकाएँ इस काल में बड़ी संख्या में बंद हो गई हैं। जो प्रकाशित होती थी, प्रिंट मीडिया का युग समझ लो एक तरह से समाप्ति की ओर है, जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। कुछ और मैं बताएँगे भी आप ऐसी उसमें कौन-सी प्रमुख इन्वॉल्व हूँ। पत्रिकाएँ हैं जो बंद हो गई? कुछ नाम बताएँगे आप ऐसी पत्रिकाएँ जिनका कोई याद आ देखिए, रहा है? सबसे बड़ी पत्रिका उस समय सन्मत संदेश निकलती थी। हुँ, हुँ। एक सन्मत संदेश पत्रिका निकलती थी, जो सारे देश भर में और गाँव-गाँव में जाती थी। हुँ, हुँ। वो बंद प्रकाशन जी हितैषी के देहावसान के बाद वो बंद हो गई। आर्थिक कारणों से। तीर्थंकर जैसी पत्रिका जिसको डॉक्टर नेमीचंद जी हुँ, हुँ। प्रकाशित करते थे और उसका हर अंक पढ़ने के लिए उत्साह रहता था। मैं भी उसका बहुत पाठक था, नियमित बिल्कुल, सन्मत संदेश का भी मैं पाठक मुझे भी था। ध्यान है, हाँ। तो ये 2-3 पत्रिकाएँ तो ऐसी हैं जिनका चला जाना जो है हुँ, हुँ। बहुत अखर रहा है और इनको बहुत रुचि से पढ़ा जाता था। बीच में धर्ममंगल पत्रिका चालू हुई, वो भी बंद हो गई। वो भी बिल्कुल मेरी कदम पे चल रही थी, लेकिन वो भी अनायास बंद हो गई। इस समय मैदान बिल्कुल खाली है, जो भी पत्रिकाएँ हैं, वो छुट-मुट निकल रही हैं, सब पीडीएफ पे आ गई हैं मोस्टली पत्रिकाएँ। हुँ, हुँ। और एक बात जो देखने में आई है कि मैंने बीच में क्या किया, जैसा आपके साथ जुड़ के ही काम किया था मैंने, बनारसी दास जी की 400वीं जन्म जयंती थी बिल्कुल। और मेरा आपके साथ सबसे पहला मंच वही समझ बिल्कुल, लीजिए हुआ बिल्कुल, था, हाँ। जिसमें हम आप एक साथ आए पोर्टबल थे। स्मारक पे हुआ। तो उस समय बनारसी दास पे हुँ। जी, उस समय मैंने बनारसी दास पे बहुत काम हुँ, किया। हुँ। आपको ध्यान होगा कुशवाहा जी से मैंने उसकी चित्रकथा तैयार करवाई और राजस्थान पत्रिका में वो चित्रकथा प्रकाशित हुई। उसके बाद जब गोमती से बाहुबली का महामस्तकाभिषेक आया, तो मैंने बाहुबली पे चित्रकथा तैयार की। ऐसे ही एक कान्ही स्वामी पे चित्रकथा तैयार की, एक विद्यानंद जी पे चित्रकथा तैयार की। तो समय के साथ थोड़ा-सा ये अगर अपन बदलते रहें अपने को, तो अपने को कुछ उपलब्धि हासिल होती है। ये जब कॉमिक्स का ज़माना था, तो मैं कॉमिक्स लाइन में भी घुस गया और उसमें भी मुझे सफलता मिली, 4 कॉमिक्स निकाल दिए। डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल का एक उपन्यास था, सत्य की खोज। तो मैं उस समय गवर्नमेंट सर्विस में था, तो मेरे पास प्रचार यूनिट थी पूरी। तो उसमें एक ड्रामा यूनिट भी हुआ करती थी। हुँ, हुँ। तो डॉक्टर साहब का विचार था कि इस पे कोई छोटी-सी फ़िल्म बन जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो हमारी जो टीम थी सेट कोऑपरेटिव में, उस टीम के माध्यम से मैंने एक सत्य की खोज पर वीडियो फ़िल्म भी बना डाली। 2 घंटे की फ़िल्म बनी और वो भी उस समय काफ़ी चर्चित रही। तो मुझे नए-नए काम करने का शुरू से शौक रहा और करता रहा हूँ। अब जब ये अ, सोशल मीडिया का समय आ गया, तो एकदम से बदलने में थोड़ा-सा टाइम भी लग रहा है और जो हमारी उम्र तक के जो पत्रकार थे, वो अभी उस लाइन में समझ रहे उसको ग्रास्प नहीं कर पाए हैं और मैं भी समझ लो उसमें अपने आप को पिछड़ा ही मानता हूँ अभी। अगर सोशल मीडिया में जो चल रहे हैं इस समय अ, जिसको कहते हैं अपन वो मेरे अभी पल्ले नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन वो उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा चलिए है। अब तो पीडीएफ में मैं इसीलिए आया कि हर दिन सीखने का होता है, मुझे लगता है आपने इतना किया है, तो इस तकनीकी चुनौतियों को भी आप दूर कर पाएँगे। लेकिन अखिल जी कर रहा हूँ धीरे-धीरे हाँ, उसको भी दे रहा हूँ। मुझे एक चीज़ ये मन में आ रही है, आपका इतना वैरायटी ऑफ एरियाज़ हैं, काम किया है आपने, आपका विरोध भी हुआ, समर्थन भी हुआ। कोई ऐसा क्षण याद आ रहा है, जब बहुत अधिक विरोध हुआ हो, आप असहज महसूस कर रहे हों,
जैसे कहीं भाषण दे रहे हो, वहां ऐसा गुट आ गया हो, बोलने नहीं दिया, ऐसा कोई भी अवसर हो सकता है। कोई ऐसा क्षण आया जब आप बहुत असहज महसूस किया हो और फिर उस स्थिति से कैसे निकले आप? कुछ साझा कर सकते हैं ऐसे? देखिए, 2-3 घटनाएँ ऐसी हुई हैं मेरे जीवन में, हुँ। जो हमेशा याद रहती हैं। जब युवा फेडरेशन का गठन किया, तो देश भर में गांधी स्वामी के नाम पर विरोध चालू हुआ और जगह-जगह उनका साहित्य जलाने लगे, ये करने लग गए, उसको जल प्रवाहित करने लग गए। तो चांदखेड़ी में एक अधिवेशन हुआ हमारे युवा फेडरेशन का, उसमें साहब उस समय 1000 लोगों को मैंने इकट्ठा कर लिया था वहाँ पे और मेरी एक आवाज़ पे सारा युवा वर्ग वहाँ पहुँच गया था। उस समय अध्यात्म जगत के विद्वान पंडित बाबूभाई मेहता थे, पंडित युगल किशोर जी युगल थे, इन सबका बहुत बड़ा संबल मेरे को मिला और वो बहुत सफल मेरा रहा। तो उस समय जब मैंने इस काम को हाथ में लिया तो विरोध भी बहुत हुआ क्योंकि सब जगह विरोध तो होता ही है, तो पहला विरोध तो मैंने वहाँ देखा। दूसरा विरोध जब पत्रकारिता की इस लाइन में आया, तो मुझे अपना जब गवर्नमेंट सर्विस का मैंने त्याग पत्र देके और अपना प्रेस कार्ड वगैरह बनवाने का अप्लाई किया, तो उसमें मेरे को बहुत व्यवधान आए। आपको शायद याद होगा, एक सज्जन थे, अब तो वो उनकी शायद डेथ हो गई है, ताराचंद जी गोदी का। उन्होंने बहुत अड़ंगा लगाया मेरे लिए। वो बोले कि तुम मुनियों के खिलाफ लिखते हो, तुम्हारा कार्ड मैं नहीं बनने दूँगा। मैंने कहा आप नहीं बनने दोगे, मैं बनवा के रखूँगा। और उस समय गवर्नमेंट से भी मैंने लड़ाई लड़ी, चिट्ठी-पत्री बहुत लिखी। मैंने कहा मैं कोर्ट में जाऊँगा यदि मेरा कार्ड नहीं बना तो आप बताइए मेरे ब तो बोले तुम सामाजिक वैमनस्यता फैलाते हो। मैंने कहा वैमनस्यता नहीं फैलाता हूँ, मैं तो कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और आखिरकार फिर मेरा कार्ड बना और आज तक वो कार्ड जीवित है। तो ऐसे कई क्षण आए हैं ऐसे। चुनौतियाँ आती हैं। तो अखिल जी, आपके जीवन में बड़ा वैविध्य रहा, बहुत संघर्ष किया और आचार्य विद्यानंद जी महाराज के आशीर्वाद से वो शब्द जो आपने कहा समन्वय, और समन्वय वाणी जो आपकी पाक्षिक पत्रिका का नाम है, तो मुझे लगता है इसी समन्वय भाव को आपने जीवन का ध्येय बनाते हुए अपनी इस पूरी यात्रा को आप बहुत ही सशक्तता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। देश भर में आप एक बात और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा हुँ, आपको, हुँ। एक घटना और बताना हुँ। चाहूँगा। मैंने जब लिखना चालू किया, तो उस समय इतिहास पढ़ा मैंने तो उसमें ये लगा कि अपने यहाँ जो भट्टारक हुए हैं, उन्होंने आज के जो भट्टारक हैं, उन्होंने अति कर रखी है। तो लोग बाग भट्टारकों को पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि भट्टारकों का इतिहास पहले के बहुत अच्छा रहा। तो जब मैंने समन्वय वाणी में लेख लिखना चालू किया, तो लोगों ने साधुओं के शिथिलाचार और भट्टारकों के शिथिलाचार और उनका क्या-क्या होता है, सबके लिए मेरे पास लेख आते थे। मैंने लेख छापे तो भट्टारकों ने तो ये समझ लिया कि ये हमारा दुश्मन है। हुँ, हुँ। लेकिन क्या हुआ कि जब 2000 में विद्युत परिषद के विद्वानों को लेकर मैं श्रवणबेलगोल गया, वहाँ भट्टारक चारुकीर्ति जी से मिला। तो चूँकि भट्टारक चारुकीर्ति जी से 81 में महामस्ती वैसे समय में मिला था, तो वो याद ताज़ा हुई। तो विद्युत परिषद के उस मंच पर मैंने जब वहाँ पे कार्यक्रम किया, गोष्ठी की, तो वहाँ कुछ ऐसे चांस बना कि उन भट्टारकों से मेरा बहुत नज़दीकी वो हो गया। तब मैंने भट्टारकों का इतिहास गहनता से पढ़ा, तब मुझे पता लगा कि भट्टारकों ने तो इतनी जैन धर्म के बचाव में जितने कदम उठाए हैं, शायद यदि भट्टारक नहीं होते, तो आज जैन धर्म नहीं होता। तो मेरा विचार जो है एकदम से टर्न ले गया, जहाँ तो मैं उनका सख्त विरोधी था और वहाँ अब जो है मेरी धारणा चेंज हुई। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हुँ, हुँ, हुँ। चलिए अखिल जी, आपके जीवन के बहुत सारे पक्षों को जानने का मौका मिला। अब अपने इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में, जो आजकल एक रैपिड फायर सवालों का दौर चला है, तो कुछ ऐसे सवाल जिनका उत्तर जी, 1 या 2 शब्दों में जी, यदि आप दे सकें, तो आपके उस जीवन जी, के कुछ पक्षों को और समझने का मौका मिलेगा। तो सवाल की शुरुआत जी। करते हैं। एक शब्द जिसको आप बार-बार सुनना चाहते हैं या प्रयोग करते हैं? अपने लेखन में, अपने भाषणों में या जहाँ भी आपको लगता हो, वो एक शब्द आपको बहुत वो शब्द तो मेरे लिए संगठन। संगठन। चलिए एक यस, किताब जिसको आप बार-बार पढ़ना चाहते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी मेरे से। मैं अर्धकथानक पढ़ना चाहूँगा जो बनारसी बनारस दास जी दास का जी। है। क्योंकि अर्धकथानक जब मैंने पढ़ा, तो उनकी वो घटना थी कि वो महीनों तक कचौड़ी उधार खाई। हुँ, हुँ। जो व्यक्ति इतना विद्वान, इतना पैसे वाला था, कभी एक दिन अमीर हो जाता था, दूसरे दिन बिल्कुल गरीब हो जाता था और उसको ऐसे दुर्दिन देखना पड़े कि उसको उधार की कचौड़ी खाना पड़ी। तो वो मेरे को जीवन में एक बहुत बड़ा वो रहा, इसलिए मुझे अर्धकथानक पढ़ना पसंद करता हूँ। अच्छा, अखिल बंसल यदि पत्रकार नहीं होते, तो फिर किस दिशा में जाते? क्या करते?
वो निश्चित रूप से फिर आपके रास्ते पर होता। शिक्षक ही रहते हैं। शिक्षक। मेरा 2 ही गोल थे मेरे शुरू से। साहित्य में भी आपका दखल रहा, अध्यात्म में भी आपकी बहुत रुचि रही और पत्रकारिता में तो आपने अपना पूरा जीवन एक तपस्वी पत्रकार के रूप में खपाई दिया है। दिल के सबसे ज्यादा करीब कौन सी विधा है आपके? साहित्य, अध्यात्म और पत्रकारिता? पत्रकारिता को है। पत्रकारिता और साहित्य एक तरह से एक ही सिक्के के 2 रूप है। हाँ। कलम दोनों में ही चलाना है, चाहे पत्रकारिता हो चाहे साहित्य हो। तो आप लिखते किस पे? कागज पे लिखते हैं या कीबोर्ड पे लिखते हैं? आजकल दोनों काम कर रहा हूँ। कागज पे भी लिख रहे हैं, कीबोर्ड पे भी लिखते हैं? कागज पे भी लिख रहा हूँ और मोस्टली तो सब इसी पे ही बोल के आजकल ये टेक्निक सीख ली है मैंने। अच्छा। मैं बता रहा हूँ कि इस समय एक नई टेक्निक सीखने में लग रहा हूँ। तो ये सीख लिया मैंने कि इसमें बोल के टाइप हो जाता है। ठीक है। तो उसको पहले टाइप कर लेता हूँ, फिर एक बार देखता हूँ, फिर करेक्शन करके उसको फाइनल कर लेता हूँ। अखिल जी, आपको यदि एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप पहला निर्णय क्या लेंगे? भ्रष्टाचार उन्मूलन। क्या निर्णय क्या लेंगे? मतलब कैसे दूर करेंगे? ये तो मतलब कोई कॉन्क्रीट। उसके लिए सबसे जो भी कठोर कदम उठाना पड़ेंगे वो करूंगा। अच्छा, कोई कठोर से कठोर कदम कोई उठाना ऐसा पड़ेगा। विषय है जिस पर आप अभी तक लिख नहीं पाए हो और लिखने की बहुत इच्छा हो? आत्मकथा। अच्छा। एक वाक्य जो आप हर उस युवा पत्रकार से कहना चाहेंगे कि वो अपनी पत्रकारिता में उसका ध्यान रखे? दूसरे की लाइन मिटाने की अपेक्षा अपनी लाइन बड़ी करो, और मैं हमेशा इसी ध्येय को लेकर चला। आपके अनुसार सफलता की परिभाषा एक पंक्ति में? निडरता। निर्भीकता, निडरता। कोई एक ऐसी शख्सियत जिससे आपको मिलने की बहुत इच्छा हो और अभी तक मिल नहीं पाए हो? ऐसी शख्सियत मोदी जी हैं इस समय। तो और क्या है, उनसे मिलने की इच्छा है? कोई विशेष कारण, प्रयोग? अभी साक्षात्कार नहीं हुआ। कोई विशेष कारण उनसे मिलने की इच्छा? नेता तो बहुत हुए हमारे यहाँ। देखिए, मोदी जी में बहुत ही अच्छाइयां हैं। भले कुछ लोग उनके, मैं भी उनका कुछ जैन, उसके हिसाब से तो मैं उनको ये समझता हूँ कि वो जैनियों के विरोध में है, लेकिन वो बाकी जितने काम कर रहे हैं उन सबके मैं उनका बहुत लेकिन अखिल जी, जैन पक्षधर हूं। समाज के एक आयोजन में वो विश्व स्तर पर जैन संजीतों का एक आयोजन था, उसमें मोदी जी आए थे और इतना बढ़िया बोले वो। जी इतना बढ़िया बोले तो उसको बोलते बढ़िया है, लॉलीपॉप देने में होशियार हैं। अच्छा। लेकिन हमारे गिरनार मुद्दा और शिखर जी मुद्दे, जितने जैन समाज के आज मंदिरों पे आक्रमण हो रहे हैं, असहमति हो सकती है। बहुत असहमति है। मैं बार बार इनको सबको मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया में डाल रहा हूँ बराबर। इसीलिए आप मिलना चाहते लेकिन हैं कि उनके अपना पक्ष, गुणों का प्रशंसक, इसीलिए मिलना चाहते हैं कि अपना पक्ष रख सकें उनके सामने आप। जी, उनके गुणों का प्रशंसक। चलिए अखिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपकी जीवन यात्रा के विविध पहलू। हालांकि मेरा भी आपसे लगभग 76 में आप जयपुर आए थे और मुझे यदि सही याद है तो शायद 83-84 के आसपास से अपना संपर्क संवाद शुरू हो गया था। नहीं, मैं जब सर्विस में चला गया था तब से संपर्क है। आप मामा जी के पास आते थे अपने, और मेरे नजदीक ही रहते थे वहां। अच्छा। मामा जी कौन? हाँ, आपके मामा जी वहां रहते थे ना, हमारे लाल कोठी पे। हाँ, मुझे ध्यान है आपका। यस, प्रिंटिंग प्रेस था। हाँ आपके जीवन के अलग हाँ, अलग, प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। बाहुबली प्रिंटर्स नाम भी याद है मुझे। तो आपके जी जीवन जी के अलग अलग पक्षों को देखा, आपके कार्य करने के तौर तरीकों को देखा, तो बहुत दिन से इच्छा थी कि मेरे चैनल पे भी एक बार आपकी। एक बात और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा मैं, कि विद्वान पैसा तो लेता है, लेकिन उसको खर्च कैसे करना है वो उस लाइन में कभी नहीं गया। लेकिन मैंने अपना द्रव्य का उपयोग जो है, जिन मंदिर बनाया चंदेरी में मैंने आदिश्रम के नाम से, उसमें भी लगाया है और अभी लगाने की बहुत कुछ कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा है। तो आप तो सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में जिस तरह से आपने अपने जीवन को खपाया है, मुझे लगता है ये जो कार्यक्रम हमारा सुनेंगे जो भी दर्शक, उन सभी के लिए एक प्रेरणा की बात है कि किस तरह से एक शुभ संकल्प के साथ हम अपने जीवन को किस तरह से दिशा दे सकते हैं और दूसरों के लिए एक प्रेरक उदाहरण बन सकते हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप शतायु हों और इसी तरह से निरंतर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधनारत रहते हुए हम सभी को आप प्रेरित, प्रोत्साहित करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। यहाँ मैं आपके पिताजी को स्मरण करना चाहूंगा।
आपसे पहले मेरा संपर्क उनसे हुआ था। अच्छा। और जब अपन ने ये 400वां जन्म जयंती बनारसी दास जी की मनाई थी, तो आपको ध्यान हो एक लेखों का संग्रह तैयार किया मेरा भी था लेख है। और उसकी एक बुक निकाली थी बनारसी मेरा दास भी पर। लेख है उस पर। आपके पिताजी ने उसको एमए के कोर्स में लगवा दिया, रखवाई बिल्कुल, थी उसको। जी, पाठ्यक्रम जी। में उसको। इसलिए उनको हमेशा और अखिल जी, स्मरण मुझे यदि सही रखूँगा। याद है तो क्षेमचंद्र जी सुमन उसमें आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। हाँ, उसमें क्षेमचंद्र जी जो सुमन अपने आए आप थे। में हिंदी हाँ, के बहुत मुख्य बड़े अतिथि वो विद्वान थे। हैं। जी, और जी, जी। मैंने हिंदी के उनसे बहुत बड़े अपनी एक विद्वान पुस्तक थे। का लोकार्पण कराया था, जिसमें भूमिका जी, उन्होंने जी, लिखी जी। थी। तो यूँ तो खैर जो बहुत सारी स्मृतियाँ अपने साथ हैं। तो चलिए इसी बहाने अपन ने और जितना याद आया तो मैं आपको हाँ, बताता जा रहा हूँ इन और क्या है। स्मृतियों को याद किया और उम्मीद है यात्रा जो है इसी तरह से आगे चलती रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जय हिंद, जय जिनेंद्र। भारत।